Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educated Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint. एक बहुत ही प्रिसाइज एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इंफॉर्मेशन का सोर्स रहता है वो रहता है न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अल जजीरा, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स। इसके साथ ही साथ जो यूपीएससी का रिसेंटली ट्रेंड बना हुआ है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पीआईबी और एआईआर से आते हैं, तो हम वो न्यूज़ भी यहाँ पे कवर करते हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब यूपीएससी पीआईबी और एआईआर से क्वेश्चन लेके आ रहा है तो अदर जो एग्जामिनेशन है वो भी यूपीएससी की तरफ देखते हैं, एक बार उसको फॉलो करते हैं। आपको इस सेशन में क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट बना रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को शेयर करना है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दिन पुरानी न्यूज़ को क्या करते हैं, डेली रिवाइज करते हैं ताकि हमारा करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग रहे। कल की हमारी न्यूज़ कौन सी थी? पहली न्यूज़ थी, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी न्यूज़ थी, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य ठाणे क्रिक में घोषित। ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। एनकाश ने भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया। जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय को फूड अलाउंस देती है, उन्होंने क्या किया है, अब मील कार्ड भी स्टार्ट कर दिया है। मील कार्ड पहले भी था, लेकिन अब उसमें क्या लेके आ गए हैं, यूपीआई लेके आ जाते हैं, जो क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट होता है। और ये 8,800 रुपये पर मंथ का इसमें एक तरीके से बजट होता है। फोर्थ न्यूज थी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में शोक नदी पे उदमारू पुल का उद्घाटन हुआ। ये क्या था, कैसे था, ये सारी चीजें हमने देखी शोक नदी के बारे में। और आर्टिकल 370, 35 पे ये सारी चीजें हमने कल देख ली। फिफ्थ न्यूज है आपकी, नेपाल के विराटनगर कस्टम यार्ड तक पहली सीधी मालगाड़ी पहुंची। पहले अलग अलग तरीके से जाती थी, लेकिन अब जो इंडिया का पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट, वहां से डायरेक्ट कहाँ पहुंचा है, विराटनगर कस्टम यार्ड तक, जो कि नेपाल में है। सिक्स, अंगेन पहली संताली फिल्म बनी। इंडिया के नेशनल फिल्म अवार्ड में जो ट्राइबल मूवी है उसको अवार्ड मिला है नॉन फीचर में, अंगेन मूवी को, ठीक है। और ये संताली फिल्म है, संताल के बारे में हमने सारी जानकारी कल ले ली थी। सेवंथ न्यूज थी कल की, भारत ने पहला ई विटॉल विमान प्रोटोटाइप E200X PT01 पेश किया, ठीक है। एक मॉडल बनाया था जो हवा में चलने वाली ई टैक्सी होगी, यानी कि वो भी हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर उड़ेगी, फिर ऊपर से नीचे लैंड करेगी और जो ट्रैफिक होता है सड़क का उसको अ, हटाते हुए चलेगी। तो इसलिए बनाया, इसका एक मॉडल बनाया है, आने वाले समय में हो सकता है ये आ जाए। आठवां, केंद्र सरकार ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में पूर्व अग्निवीर, जो 2022 में अग्निपथ स्कीम आई थी उसमें जो भर्ती हुए थे उनको क्या कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं। और उन्हीं के लिए क्या किया गया है, 50% का आरक्षण की घोषणा की गई है। तो अग्निवीरों के लिए नहीं, पूर्व अग्निवीरों के लिए, क्योंकि 4 साल का कंप्लीशन के बाद जो अग्निवीर वहां पे गए थे तो वो तो क्या हो जाएंगे, 25% आगे प्रमोट हो जाएंगे। जो 75% अग्निवीर बाहर आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, पूर्व अग्निवीर। नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एंडी बर्नहैम यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये सारी न्यूज हमने कल कवर करी थी। कल का जो एमसीक्यू था उसका आंसर है, पहला तो क्वेश्चन क्या था कि अटल पेंशन योजना जो कि किसानों के लिए होती है, उसमें उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है, आंसर इज डी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। गॉट इट। तो ये कल की सारी न्यूज हमने एक बार फिर से रिवाइज कर ली है। आज की फर्स्ट न्यूज देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज की जो न्यूज रहेगी मेनली इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित रहेगी। तो आज की पहली न्यूज है, यूएस अनाउंसेस 200% टैरिफ ऑन इंडियन जेनरिक ड्रग्स बाय 2021। यूएस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। क्योंकि बात करें टैरिफ की तो डोनाल्ड ट्रंप भी इस नाम को बहुत ज्यादा लेके आए हैं, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जब से आए हैं टैरिफ वॉर स्टार्ट कर रखा है। टैरिफ क्या होता है, किसी भी दूसरे देश से अपने देश में आने वाला सामान, यानी कि कोई दूसरा देश निर्यात कर रहा है और हम उसको आयात कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला परसेंटेज का टैक्स, उसी को क्या बोलेंगे, टैरिफ बोलेंगे। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि हम जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो सेक्टर है, उस पर क्या लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आने वाले 2 साल तक तो 0% का टैरिफ रखेंगे, ठीक है। अभी आगे समझाता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं।
आने वाले 2 सालों तक, यानी कि 26-27 तक तो इस पे 2% का रखेंगे, है ना। 28 पे, 2028 में फिर उस पर 100% का टैरिफ लगा देंगे, और 29 से तो कितना कर देंगे, 200% का टैरिफ, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, आप समझिए, यूएस प्रेसिडेंट हो या यूएस का कोई भी इंसान, उनको एक चीज लगता है कि हम हमारी गलती को वापस नहीं दोहराएंगे। कौन सी गलती की थी उन्होंने? उनका ऐसा मानना है कि जो चाइना को हमने इतना बड़ा जाइंट बनाया है, वो हमने हमारे मार्केट में होके बनाया है। अब इंडिया भी इसी ओर अग्रसर है। इंडिया चाहता है, क्या चाहता है, कि इंडिया को मार्केट मिल जाए यूएसए का, ऐसा यूएसए के लोगों का मानना है। जबकि ऑफकोर्स इंडिया को भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मार्केट तो चाहिए। अब ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें इंडिया के ड्रग्स बिकते हैं, उसमें इंडिया की जेनरिक दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती है। जेनरिक ड्रग्स बिकते हैं। अब जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी एक, आपको जुकाम होता है और कोई आपकी मेडिसिन है, इसका नाम क्रोसिन रख लेते हैं, तो ये क्या होगी, एक ब्रांडेड दवा होगी, और ये हो सकता है कि आपकी 100 रुपए की आ रही हो। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सेम कंटेंट की दवा, जिसमें क्या है, पैरासीटामोल है, क्रोसिन में भी पैरासीटामोल है, और अदर एक पैरासीटामोल कंपनी जो न्यूट्रिशन की दवा है, वो इंडिया बेच रहा है और सस्ते दाम पे बेच रहा है, तो वो क्या हो गई है, जेनरिक दवाई हो गई है। तो इंडिया के पास क्या है, जेनरिक दवाइयों का भंडार, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा जेनरिक दवाई बिकती है, कम पैसों में बिकती है। तो अब जब यूएसए में कोई आदमी बीमार होगा और वहां की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत महंगी ब्रांडेड दवाई बनाती है, और सेम सॉल्ट की दवा इंडिया से वहां पे चली जाती है और वो जेनरिक होती है, तो जो यूएस का सिटीजन है वो भी उसको खरीदने की कोशिश करता है। इसलिए जो वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो घाटे में जा रही है। और इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने, हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को फंड किया हो, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है कि इससे तो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम इंडिया का जो मार्केट है फार्मास्यूटिकल का या ड्रग्स का, कहाँ पे, यूएसए में, उसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। आने वाले समय में क्या करेंगे, उस पर 200% का टैरिफ लगा देंगे। देखिए, इस पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है $10.5 बिलियन का फार्मास्यूटिकल्स यूएस को, कितना, फाइनेंशियल ईयर 2025 में, अकाउंटिंग फॉर 34.5% ऑफ इंडिया टोटल फार्मा एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया का लगभग 35% फार्मा एक्सपोर्ट किसको किया था, यूएसए को किया था। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है यूएसए। इंडियन कंपनी सप्लाई 47% ऑफ जेनरिक मेडिसिन यूज्ड इन यूएसए। यूएसए में जितनी भी जेनरिक मेडिसिन यूज होती है, उसकी 47% इंडिया वाली यूज होती है, हेल्पिंग सेव द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम अराउंड $219 बिलियन इन 2022। ठीक है, जब कोविड आया था, कोविड के बाद का जो सिनेरियो था, तो वहां पे काफी लोग बीमार पड़ रहे थे, और यूएसए ने क्या किया था, उस टाइम पे इंडिया की जेनरिक मेडिसिन का ही उपयोग किया था। इसकी वजह से यूएसए ने 2022 में $219 बिलियन की अपनी बचत करी थी। तो यूएसए अब उस चीज को तो नहीं समझ रहा है। अब ये समझ रहा है कि बार बार इंडिया से ही जेनरिक मेडिसिन आएगी, तो यहाँ का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, द टैरिफ एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रीशोरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 साल का जो वेवर दिया है, यानी कि हम 2 साल तक 0% का टैरिफ रखेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, जो जेनरिक दवाइयां बना रही है, वो, अगर आपको यूएसए का मार्केट चाहिए, यूएसए में अपनी दवाइयां बेचनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यूएसए आके शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपके लिए प्रावधान करूंगा, इजी वीजा करूंगा, इजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर दूंगा, पेपर वर्क नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आपको दे दूंगा, लेकिन आप वहां से उठ के यहाँ आ जाइए, ताकि आप यहीं प्रोडक्शन करें और मैं उस पर टैरिफ ना लगाऊं। और वो यूएसए में क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, ठीक है, यूएसए की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, बट एक्सपर्ट्स वांट इट कुड इंक्रीज मेडिसिन प्राइसेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये तो होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता है, इंडियन कंपनीज वहां नहीं जाती है, तो 200% के टैरिफ के साथ मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ेगी और प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट। अब जब इंडिया के सामने 2 साल पहले ही ये चुनौती आ गई है, तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि यूएसए के अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स का मार्केट है, वो कहीं और कंट्रीज में भी जाके एक्सप्लोर करे। ट्रेड डिप्लोमेसी भी बढ़ाएगा। इट्स कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट होती है जेनरिक मेडिसिन बनाने की इंडिया में, वो काफी कम है। इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी होगी कि इससे क्या नुकसान होगा। इससे इंडिया को ही नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान होगा जो यूएस के सिटीजन है, इससे नुकसान होगा चाइना को। क्यों? क्योंकि जो एपीआई है,
एक्टिव फार्मान्यूटिकल इंग्रेडिएंट, किसी भी दवाई में कलर की कोटिंग, इंग्रेडिएंट वो अलग चीजें, लेकिन जो मेन चीज होती है जिससे उस बीमारी पे असर होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, वो एपीआई कहाँ से आता है? वो मेनली चाइना से आता है। ठीक है, अब इंडिया भी इस पे अपना काम कर रहा है। जब चाइना से एपीआई खरीदेंगे और वो अपना आगे बिकेगा ही नहीं मेडिसिन, तो चाइना को भी उसमें नुकसान होने वाला है। तो ये सारी न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको समझना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। इंडिया ने कंडेम किया है अटैक ऑन मर्चेंट शिप आफ्टर डेथ ऑफ 4 इंडियन सेलर। समुद्र में 4 इंडियंस की मृत्यु हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि वो इंडियन सेलर्स थे और कहाँ पे जा रहे थे? एक मर्चेंट शिप पे जा रहे थे। आपने रिसेंटली 3-4 महीने में काफी न्यूज सुनी होगी कि यूएसए ने अटैक कर दिया, इंडियन सेलर्स की मौत हो गई है। ईरान ने अटैक कर दिया समुद्र में, इंडियन सेलर की मौत हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो शिप का यूज करते हैं ट्रेड के लिए, सामान को लेके आते हैं, उसमें इंडियन सेलर्स भी होते हैं। तो इंडियन सेलर्स की 3-4 महीने से इतनी मौत क्यों हो रही है? पहले तो आप ये समझिए ये न्यूज क्या है। इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया है, प्रोटेस्ट किया है आफ्टर 4 इंडियन सेलर्स की मृत्यु के बाद। ठीक है, ये क्या था? ये एक एम वी गोल्डन लियो करके एक व्यापारिक जहाज था। और इस पे कौन सा झंडा लग रहा था? हर व्यापारिक जहाज पे या हर जहाज पे एक झंडा लगा रहता है कि कौन से देश का है, ये कौन से देश में जा रहा है। तो गिनी बिसाऊ फ्लैग इस पे था। और ये कहाँ पे हुआ है अटैक? यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट पे। कौन सा पोर्ट है? ओडिशा पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह होता है जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियां होती है। ये किसकी वजह से हुआ है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कब से चली आ रही है? 2022 से ही चली आ रही है। लगभग 4 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर में जो दिक्कतें आ रही है, तो रशिया ने क्या किया कि जो यूक्रेन का ओडिशा पोर्ट से, यानी कि बंदरगाह से जो सामान जा रहा था, क्योंकि ये मेन मेन पोर्ट है यूक्रेन का, यहीं से सारे खाने की सामग्री आती है और भी जो एग्रीकल्चर का सामान आता है वो इसी पोर्ट पे आता है। तो रशिया ने क्या किया? टारगेट किया, रशिया ने टारगेट किया और वहां पे एक जो मर्चेंट वेसल है उसको उड़ा दिया। और उसमें कौन थे? उसमें इंडियंस थे और 4 इंडियंस की उसमें मौत हो गई है। आपने एक चीज सोची होगी कि इंडियंस की ही मौत क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया इस पे प्रॉपर एक्शन नहीं लेता है, बस कंडेम कर देता है और वार्निंग दे देता है ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री मैरीटाइम नेविगेशन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया को भी कोई कड़े एक्शन बनाने चाहिए और कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो सेलर्स होते हैं ये भी तो विदेशी मुद्रा को कमा के ला रहे हैं और इंडिया का रेमिटेंस भर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया का डेवलपमेंट तो इनकी वजह से भी तो हो ही रहा है ना, तो इंडिया को इनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। आपने कभी ये सुना है कि जब भी ऐसे अटैक होते हैं, चाहे ईरान ने किया हो या फिर रशिया ने किया हो, तो उसमें क्या होता है? यूएसए और चाइना का कोई नागरिक मारा गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी किसी मर्चेंट वेसल पे हमला करते हैं तो उसमें पता होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज के लोग उसमें थे। ऑलरेडी पता था रशिया को इसमें इंडिया के लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यूक्रेन से दुश्मनी निकालने के लिए वहां पे हमला किया। अब हमला किया तो उनको पता था इंडियंस है, तो इंडिया क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज ही करेगा। ठीक है, यूएस और चाइना को कर नहीं सकते क्योंकि ये एकदम कड़ी कार्रवाई करते हैं अगर ऐसा दुर्घटना हो जाती तो। और इसमें न्यूज देख लेते हैं क्या है। द वेसल वॉज कैरिंग 17 क्रू मेंबर इंक्लूडिंग 5 इंडियंस थे। 4 की मौत हो गई है, एक घायल है और 6 सीरिया के क्रू मेंबर्स है। अब देखो, सीरिया की तो सुनेगा भी नहीं, सीरिया के 6 लोग थे तो वो भी मर गए। इंडिया समन द रशिया चार्ज अफेयर्स। ठीक है, रशिया के जो एम्बेसी है इंडिया में, उसमें एम्बेसडर तो है नहीं, तो जो मेनली हाई पोस्ट पे बैठा होगा, जिसने चार्ज ले रखा होगा, इंडिया ने उसको समन किया है न्यू दिल्ली में एंड कन्वेड इट्स ग्रेव कंसर्न कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मर्चेंट शिप को तो, मर्चेंट वेसल को तो बिल्कुल अटैक नहीं करें। ठीक है, स्टेटिंग डेट अटैक्स ऑन कमर्शियल शिप, इनोसेंट सिविलियन क्रू एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आर अनएक्सेप्टेबल एंड मस्ट बी अवॉइडेड। इंडिया ने ये रशिया को बोला है। इंडिया और क्या बोल रहा है इसमें? द इंसिडेंट अकर्ड इन द ब्लैक सी मैरीटाइम। ब्लैक सी मैरीटाइम के पास है, अ वाइटल रूट फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड यूक्रेन का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट। मैंने बात बता दी थी आपको कि ये जो ओडिशा पोर्ट है यहीं से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है। द अटैक हाईलाइट्स इंक्रीजिंग रिस्क टू इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉमर्स अमिड द एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया कि इंडिया के 4 जो लोग थे वो यूक्रेन से निकल रहे थे ओडिशा पोर्ट से, और रशिया ने उस पर हमला किया और एक जो वेसल शिप थी, मर्चेंट वेसल शिप, वहां पे उस पर अटैक हो गया है।
और उससे क्या हुआ है, उससे इंडिया ने बाद में क्रिटिसाइज किया। इंडिया यही करता है, ऐसा कोई ठोस नियम नहीं बनाता है जिससे इन लोगों की जीवन की सुरक्षा हो। और इस पे इंटरनेशनल एक बॉडी बननी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा रास्ता ही रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा, बार बार आप समुद्र के जो जहाज है, जो व्यापारिक जहाज है, उन पे हमला करेंगे, तो पूरा कॉमर्स ही खत्म हो जाएगा, पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा और महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ेगी और ये वॉर तो फिर चलती ही रहेगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। चाइना लॉन्चेस ग्रेविटी वन रॉकेट विद 9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने एक ग्रेविटी वन रॉकेट को लॉन्च किया है विद 9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 9 सैटेलाइट भेजी है, किसके लिए? पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। चाइना ने ग्रेविटी वन का रॉकेट का लॉन्च किया है और 9 सैटेलाइट को भेजा है अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, ये न्यूज समझ में आई आपको? अब ये आए दिन कहीं ना कहीं लॉन्च होता है। हालिया में हम अपने इंडिया में भी पढ़ा था विक्रम वन के बारे में, वो प्राइवेट व्हीकल था। तो ऐसा लॉन्च होने का इसमें न्यूज बनने की क्या बात है। चाइना ने ये लैंड से नहीं किया, अभी तक जितने भी व्हीकल लॉन्च होते थे वो लैंड से होते थे। चाइना ने कहाँ से किया है? ईस्ट चाइना सी के एक ये आप मानिए एक जगह बना ली है, ठीक है, वहां से इसको लॉन्च किया है। तो ये समुद्र से किया है। यानी कि अब इसका ये फायदा होगा कि अब जब इससे लॉन्चिंग होने लग जाएगी, तो अगर जमीन पे, लैंड पे खराब मौसम भी होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आके यहाँ पे कर सकते हैं लॉन्च, ठीक है। समुद्र बहुत बड़ा होता है, यहाँ नहीं, कहीं और जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग ही तो है, ये तैर ही तो रहा है, ठीक है। तो जो बेस्ट लोकेशन होगी, बेस्ट इन्वायरमेंट होगा, वहां से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा ताकि ये अपने ऑर्बिट में जाके सेट हो जाए, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ग्रेविटी वन, जो कि एक सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट है। सॉलिड फ्यूल क्या होता है कि एक सॉलिड फ्यूल जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका एक नुकसान भी है कि अगर जो लॉन्चिंग है गलत हो जाए और एक बार जो फ्यूल जल जाता है, वो तब ही रुकता है जब वो पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको रोकने का कोई और साधन नहीं है। कैरियर पॉकेट क्या होता है कि जो भी पेलोड ले जाएगा, जो भी सैटेलाइट को ले जाएगा रॉकेट, उसको, ये रॉकेट किसी भी सैटेलाइट को ले जाएगा, वो पृथ्वी के एकदम निश्चित ऑर्बिट में जहां पे भी इसको लॉन्च करना होगा वहां पे इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। कैरियर रॉकेट और सॉलिड फ्यूल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। वापस इस पर कंटिन्यू करते हैं। ऑन 22 जुलाई को किया है ये, फ्रॉम अ मैरीटाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म। मैरीटाइम यानी कि समुद्री, ये लॉन्च, ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च प्लेटफॉर्म ही है। और ये कौन सा है? फ्लोटिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म। और इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ से किया है? ईस्ट चाइना सी से। प्लेसिंग 9 सैटेलाइट्स इनटू देयर डेजिग्नेटेड ऑर्बिट। ठीक है, ये पूरी न्यूज अपनी कंप्लीट हो गई है। इसका स्टैटिक वर्जन भी देख लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन क्या रहेगा? जो ग्रेविटी वन रॉकेट है, ये किसने डेवलप किया है? ओरियन स्पेस, जो कि एक रिगार्डेड वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल सॉलिड फ्यूल जो यूज करती है रॉकेट में, वो वाली कंपनी है। द मिशन मार्केट इज थर्ड कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट। कंटिन्यू तीसरा ऐसा फ्लाइट है, ठीक है, जो इसने किया है। इससे पहले कब किया है इसने? जनवरी 2024 में और अक्टूबर 2025 में, ठीक है। ग्रेविटी वन की बात कर रहे हैं, जो ओरियन स्पेस ने के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टैटिक पोर्शन और क्या कहता है इसमें। द पेलोड इंक्लूड, कौन कौन सी सैटेलाइट इसमें गई है? 9 सैटेलाइट गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? डोंगपो, चियांगेंग 201, तियानवी 49 एंड लीलैक 3। ये सैटेलाइट इसमें गई है। इसके नाम याद रखिएगा कि जो अभी चाइना ने क्या किया है, ग्रेविटी वन रॉकेट को लॉन्च किया है, उसमें कौन कौन सी सैटेलाइट है। द मिशन वॉज चाइना फर्स्ट फॉर सी कमर्शियल लॉन्च, ठीक है। कौन सा है चाइना का फर्स्ट फॉर सी कमर्शियल लॉन्च है? बाय अ प्राइवेट कंपनी, ओके। ये ओरियन स्पेस भी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। इंडिया में भी अभी विक्रम वन को प्राइवेट कंपनी ने ही लॉन्च किया था। और कहाँ पे किया था? ईस्ट चाइना सी। हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रोल ऑफ कमर्शियल स्पेस एंटरप्राइजेस। ऑफकोर्स अब जब स्पेस सेक्टर में क्या आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए हैं, तो उससे कमर्शियल स्पेस एंटरप्राइजेस बढ़ रहा है। एंड द एडवांटेज ऑफ मैरीटाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो मैरीटाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म है, जो फ्लोटिंग रहते हैं समुद्र में, यहीं से रॉकेट लॉन्च होंगे और ये तकनीक सब जगह आने वाली है और इंडिया भी इसका बहुत जल्द यूज करने वाला है। ये न्यूज सारी कवर कर ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है, किसको प्रमोट करने के लिए? मेगालेस लॉकडंग टर्मेरिक। लॉकडंग करके एक हल्दी का नाम है, तो इसको किसने इसको मिशन गोल्डन स्पाइस के तहत लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसमें। मिशन गोल्डन स्पाइस एक इंटीग्रेटेड लॉकडाउन टर्मेरिक है,
जो वैल्यू चेन इन्हांसमेंट करती है। प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च किया है इसको 21 जुलाई 2026 को। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया और कोनार्ड के सांगमा। ये क्या मेघालय के सीएम है, और मेघालय की जो कैपिटल क्या रहेगी आपकी? शिलोंग रहेगी। ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, जो किसान होता है, हल्दी उगाता है, ठीक है। अब उसको तो वो हल्दी बहुत नॉर्मल लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसके पास कोई टेक्निक नहीं कि मेरी हल्दी इतनी अच्छी है। आप ये समझिए कि उसको जब नॉर्मल हल्दी मान के वो मार्केट में लेके जाएगा और वो नॉर्मल प्राइस पे बेच जाएगा। लेकिन अगर उसको पता लग जाए कि ये जो हल्दी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसकी प्राइसेस बढ़ाई जा सकती है, तो वो क्या करेगा? वो उसको ज्यादा दामों में बेचेगा। लेकिन उसके पास इतने अवसर नहीं होते हैं, इतना बजट नहीं होता है, इसीलिए अब सरकार इसमें कूदी है। सरकार का सपोर्ट रहेगा और इसको क्या करेंगे अपन? एक मिशन गोल्डन स्पाइस के तहत लॉन्च कर दिया है। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कितने साल का है? 5 साल का प्रोजेक्ट है, और 175.45 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसकी लागत इतनी रहेगी। ये लैकडाउन टर्मरिक है, एक तो जीआई टैग्ड है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का उसको टैग मिला हुआ है। इस हल्दी में ऐसी क्या विशेषता है? इस हल्दी में ये जो करक्यूमिन का कंटेंट होता है, ठीक है, जिससे हल्दी की वैरायटी पता लगती है, इसका बहुत कंटेंट हाई होता है, 7 to 12% होता है। जो नॉर्मल हल्दी होती है उसमें कितना होता है? 2 से 4% का होता है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार इसकी ब्रांडिंग करेगी, पैकेजिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेगी, और मैकेनाइज प्रोसेस लेके आएगी। इन सभी के साथ फिर इसको ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी। तो इससे क्या होगा? जो लॉकडाउन टर्मरिक, जो जीआई टैग टर्मरिक है मेघालय की, उसको विश्व स्तर पे एक पहचान मिलेगी। ये कहाँ पाई जाती है? अगेन इंपॉर्टेंट, वेस्ट जैंतिया हिल्स और ईस्ट जैंतिया हिल्स। कहाँ की? मेघालय की। एग्जाम स्टेटिक पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जैंतिया हिल्स से कहाँ पाई जाती है? मेघालय। ठीक है। और इसका वैल्यू, इतना वैल्यू क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत सुपीरियर होती है। इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे हल्दी लगा दो, हल्दी का दूध पी लो, तो ये सारी चीजें मेडिकल प्रॉपर्टीज है। एंड प्रीमियम एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ऑफकोर्स इसका जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है, ये एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना। कर्क्यूमिन का कंटेंट इसमें 7 से 12% है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कर्क्यूमिन क्या होता है? एक प्रिंसिपल बायो एक्टिव कंपाउंड होता है टर्मरिक में। मैंने आपको ये बात बता दी है। टर्मरिक का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? क्यूरक्यूमा लोंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस में आ सकता है। टर्मरिक का जो साइंटिफिक नाम है क्या है? क्यूरक्यूमा लोंगा। ये किससे बिलोंग्स करता है? जिंगी बेरासीस से। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जिंगी बेरासीस से। इसको जीआई टैग मिला हुआ है, गवर्न बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। द मिशन टारगेट्स एक्सपोर्ट मार्केट। किसको टारगेट कर रहे हैं? कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के? यूएसए में, यूरोपियन यूनियन में, जापान में, और सारी गल्फ कंट्रीज में, जहां पे भी हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। ठीक है। इनको टारगेट कर रहे हैं। इस हल्दी में क्या दिख रहा है? काफी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, जो एक्सपोर्ट करके इंडिया का बजट बढ़ा सकता है, ठीक है, पैसा ला सकता है और इंडिया की ग्रोथ में एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मिशन एम टू एक्सपेंड कल्टीवेशन फ्रॉम 2500 हेक्टेयर से 7000 हेक्टेयर तक इसका कल्टीवेशन बढ़ाए जाने की प्लानिंग है। ये प्रोड्यूस कितना करेगा? 49,400 मेगा टन एनुअली, एंड इंक्रीजेस फार्मर्स इनकम, 80 रुपए पर किलो इनकम बढ़ा देगा। बेनिफिटिंग कितना, कितने फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा? 17,500 फार्मर से इसको बेनिफिट होगा। इसमें 99% कौन होगी? वुमेन्स होगी। आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट में एक पुरुष प्रधान समाज, जैसे नॉर्थ में पुरुष प्रधान समाज है, वैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है? महिला प्रधान समाज। ठीक है। वहां पे वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जो 17,500 फार्मर्स है उसमें 99% वुमेन्स। इट फोकसेस ऑन वैल्यू चेन डेवलपमेंट थ्रू प्रोसेसिंग। अगेन मैंने बात बता दी थी कि सरकार अब क्या करेगी, सरकार का कंट्रीब्यूशन आ गया है इसमें, सरकार हस्तक्षेप करने लगी और एक मिशन के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें प्रोसेसिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, मार्केट लिंकिंग होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा, और इसमें 3,000 जॉब देने की बात कही जा रही है। ठीक है। और इससे 100 करोड़ की लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी मेघालय की। तो ये अपने आप में मेघालय के लिए भी अच्छा है और इंडिया के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब क्राइसिस, इंडिया 1/3 ट्रेड एट रिस्क। आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा सेकंड क्लास में भी, ये अपना एमसीक्यू था कि जो बब अल मंदेब है स्ट्रेट,
ये कौन कौन से दो वाटर बॉडीज के मध्य आता है? सबसे पहले तो आप इसको समझिए, स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो पतला स्पेस होता है वाटर बॉडी का, जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। अब आप देखिए ना, ये बाब अल मंदेब क्या कर रहा है, ये तो आपका हो गया रेड सी, ठीक है, और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ एडन। तो ये पतला सा नैरो सा स्पेस, ये क्या कहला रहा है आपका बल ऑफ मंदेब स्ट्रेट। अब इंडिया में जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती है जहाजों के थ्रू, इंडिया में आने वाला सामान, एक तिहाई सामान किससे आता है? बाब अल मंदेब स्ट्रेट से आता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा क्राइसिस होने वाला है, और इंडिया अगर यहाँ पे क्राइसिस हो गया तो इंडिया के जो व्यापार है उस पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा? रिसेंटली ईरान ने बोला है हुती संगठन को, ईरान रिपोर्टेडली इंस्ट्रक्टेड द हुतीस को बोला है कि आप बब अल मंदेब पे हमले की तैयारी कर दो। क्यों कर दो? अगर अमेरिका ने हमारे, यानी कि ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जहां पे बिजली का बनता है, प्रोडक्शन होता है और प्रसारण होता है, वहां पे अगर यूएसए ने अटैक कर दिया, तो हुती साहब क्या करोगे? बब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दोगे। इससे पहले जब से ईरान और यूएसए का वॉर हो रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद हो गया है, ठीक है, बंद हो गया है, या बहुत कम वहां पे गतिविधि हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, देश में महंगाई बढ़ रही है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आके बहुत सारी चीजें बोल दी कि तेल का इस्तेमाल कम कर दो, शादियों में बुलाना कम कर दो, बहुत सारी चीजें कर दी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज के बंद होने की वजह से हुआ है, क्योंकि कच्चा माल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और भी जो भी चीजें हैं वो कहाँ से नहीं आ रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं आ रही है। अब जो वन थर्ड इंडिया का शिपिंग ट्रेड होता है, या फिर शिपिंग वेसल्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? बब अल मंदेब से आते हैं। अगर यूएसए ने ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया तो क्या होगा? ये भी बंद कर दिया जाएगा। हुतीस कौन है? हुतीस सीरिया में, सॉरी यमन में, यमन का एक हथियारबंद संगठन है, जिसको कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है। इन्होंने जो यमन की राजधानी थी उसको भी कई समय तक कंट्रोल में रखा था। एक प्रकार से ये ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, ईरान इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों करेगा? इसको करने का पीछे का रीजन है कि जब आपने देखा होगा, इसराइल और हमास के बीच में वॉर हुआ था 2024 में, ठीक है। इसरा हमास क्या था? एक इस्लामिक संगठन था। तो ये जो हुतीस है वो भी एक इस्लामिक संगठन है, वो भी इसको हुतीस हुतीस और हमास एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हुतीस और हमास एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब हुतीस ने ये बोल दिया था कि जो भी इसराइल की शिप आएगी, कहाँ पे? बबल मंदेब पे, तो हम उस पर हमला कर देंगे। हुतीस ने ये भी बोला कि ईरान इसराइल को जो भी सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है उसकी भी शिप आएगी तो हम उसको भी हमला कर देंगे। तो ये सारी चीजें कब हुई थी? 2023-24 के टाइम पे, जिसमें रेड सी क्राइसिस बोला गया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, हुतीस का बहुत अटैक हो रहा था, उसने 40 जो व्यापारिक शिप्स थी, वेसल्स थी, उन पे अटैक कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ कि 2000 शिप को अपना रूट चेंज करना पड़ा। जो शॉर्ट रूट था बबल मंदेब से होते हुए, अब उसको चेंज करते करते अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से होते हुए एशिया में एंटर करना पड़ रहा था, ठीक है। अब केप ऑफ गुड होप क्या है? ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसी रास्ते से वास्को डी गामा इंडिया आया था। अफ्रीका का सदर्न कॉर्नर पॉइंट पे है कैप ऑफ गुड होप। वहां से अगर घूम के आएगा तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। लंबा रास्ता होने की वजह से दिन बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस का पैसा बढ़ जाएगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, ये सारी कठिनाइयां आने वाली है। और जो बब अल मंदेब है, इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए गेटवे ऑफ यूरोप है। इसी से इंडिया को यूरोप का एक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है? सुएज कैनाल आ जाती है, सुएज कैनाल के बाद अटलांटिक सी, और फिर यूरोप। तो ये सारी चीजें इंडिया को इजी होने वाली थी। लेकिन अब खतरा है कि अगर यूएसए अटैक कर देता है ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये भी बंद हो जाएगा। हरमुज बंद हो गया, बबल मंदेब बंद हो जाएगा, तो इंडिया में महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। मैं इसको पेन ले लेता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है 2722, जिसमें कंडेम किया है अटैक ऑन कमर्शियल शिपिंग पे।
और एम्फेसाइज करता है द नीड टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट। यूनाइटेड नेशन बोलता है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स को तो आप सिक्योर रखे रखिए, इस पे कभी हमला मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि सारे देशों का जो सप्लाई है, चाहे वो फूड की हो, फ्यूल की हो, या किसी भी कमोडिटी की, वो रुक जाएगी। और उन्होंने सारे देशों से अर्ज किया है कि ऑल कंट्रीज टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए। इंडियन नेवी इसमें क्या कर रही है? इंडियन नेवी इंटेंसिफाई एस्कॉर्ट कर रही है एंड रेस्क्यू कर रही है ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट मैरीटाइम इंटरेस्ट को। ठीक है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? इंडियन नेवी कर रही है। इंडिया ने एक एस्टेब्लिश किया है ट्रेड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स, किसके साथ? फ्रांस और जापान के साथ, जो स्ट्रेंथ करता है और कोऑपरेशन करता है इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के साथ भी। एंड लिवरेज द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ने एक टास्क फोर्स बनाया है जो क्या करता है? सारी शिप पे सर्विलेंस करता है, अगर कोई खतरा आने वाला होता है तो वो उसको बताता है। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो सहयोगी देश है फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, उनके साथ शेयर करता है। तो आपने बाबल मंदेर की सारी न्यूज समझ ली है कि हो सकता है ये भी आने वाले समय में बंद हो जाए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई है? 3 देशों में गई है। जब प्रेसिडेंट की फॉरेन विजिट होती है तो अगेन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू जी है, ये कहाँ गई है रिसेंटली? इन्होंने 3 देशों का विजिट किया है, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया। ये तीनों यूरोप की कंट्री है, और ये यूरोप की छोटी कंट्री है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत अच्छा विकास करने वाली है। इसीलिए इंडिया ने इसका पोटेंशियल को समझते हुए, और इंडिया ने और भी कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इन कंट्रीज में एक तरीके से विजिट कर रहे हैं, और इंडिया इनके साथ अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो विजिट करी है, उससे वो पहली इंडिया की प्रेसिडेंट बन गई है जिन्होंने मोल्दोवा कंट्री को विजिट किया है। एंड हेल्ड डेलीगेशन लेवल टॉक विद प्रेसिडेंट माया सांडू। वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? माया सांडू। अब इसमें कौन सी टॉक हुई है? डेलीगेशन लेवल टॉक। डेलीगेशन लेवल टॉक क्या होता है? एक ऐसी टॉक जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रपति तो होंगे ही होंगे, उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके मिनिस्टर्स होंगे। अकेले ये मीटिंग नहीं होगी राष्ट्रपति टू राष्ट्रपति, ये मीटिंग नहीं होगी, ये मीटिंग होगी डेलीगेशन के साथ, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, मिनिस्टर्स भी होंगे। ठीक है, ये तो होगी आपकी मोल्डोवा की इंपॉर्टेंट न्यूज। दूसरी न्यूज, शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ स्टेट टू विजिट नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया को विजिट करने वाला इंडिया का पहला हेड ऑफ स्टेट कौन बना है? द्रौपदी मुर्मू जी। वेयर शी हैड टॉक्स विद प्रेसिडेंट गोर्दाना सिल्जानवोस्का डाउकोवा। वहां के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने बात करी है। इस विजिट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो रहेगा ड्यूरिंग द विजिट ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया उन्होंने क्या अनवील्ड किया है? एक महात्मा गांधी का बस्ट को अनवील्ड किया है, यानी कि महात्मा गांधी की एक ऐसी मूर्ति जिसमें सर आएगा, शोल्डर आएंगे और नेक आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं बस्ट। इस मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, और क्या किया है इन्होंने? म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कॉपजे। स्कॉपजे नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी, कैपिटल है। तो वहां पे एक म्यूजियम, म्यूजियम किसका है? मदर टेरेसा मेमोरियल। ठीक है, मदर टेरेसा का इंडिया का में कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में काफी नाम है, इसलिए उन्होंने विजिट किया है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? स्कोपजे में हुआ था। ठीक है, स्कोपजे नामक जगह पहले कहाँ थी? यूगोस्लोवाकिया में, लेकिन प्रेजेंटली ये कहाँ पर है? नॉर्थ मैसिडोनिया में। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू ने इसको विजिट किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। 23 जुलाई को जब मोल्दोवा नॉर्थ मैसिडोनिया पे विजिट कर लिया था, तो वो कहाँ जाएंगे? रोमानिया में जाएंगे। तो रोमानिया में उन्होंने स्टेट, शी बिगेन अ स्टेट विजिट टू रोमानिया इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट न्यूक्यूसर डॉन। वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? न्यूक्यूसर डॉन। मार्किंग द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट सिंस 1994। 1994 के बाद पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो रोमानिया में जाके विजिट किया है। उससे पहले कौन थे? 94 में प्रेसिडेंट कौन थे? 94 की बात करें तो वो थे शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने विजिट किया था। द थ्री नेशन विजिट एम टू स्ट्रेंथन। मोटिव क्या था इन तीनों देशों को विजिट करने का? मजबूत करना बायलेटरल कोऑपरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट
कल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूरोप। यूरोप के साथ ये सारी चीजों को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू इन तीनों देशों में गई थी। यूरोप की बात करें तो यूरोप इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वन ऑफ द इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। और रिसेंटली यूके के साथ तो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब यूरोप के साथ कब होता है ये देखते हैं। यूरोप इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट सोर्स है एडवांस टेक्नोलॉजी का, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। यूरोप इज अ की रीजन फॉर इंडियाज एक्ट वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इंडिया की एक एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, यानी कि वेस्ट की तरफ इंडिया की एक पॉलिसी है जिसमें इंडिया अपने वेस्ट के देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इंडिया ये नहीं चाहता कि बस अपने पड़ोसी देशों के आसपास रहे, क्योंकि आप पड़ोस में देखोगे कि सब अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, इतना कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक, वही चीज, क्योंकि पड़ोसियों के साथ साथ नेबरिंग कंट्री के साथ साथ इंडिया ईस्ट और वेस्ट की दूर दराज कंट्री में भी अपने पार्टनर्स को खोज रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। रूल 267 इन राज्यसभा। रूल 267 क्या होता है? आपने हालिया में देखा होगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में। वहां पे किसके लिए चल रहा था? नीट में जो धांधली हुई है उसके लिए। उसके लिए क्या है, पूरी जनता डिमांड करी है कि फिर जो कंपटीशन सिस्टम होगा, जो एग्जाम सिस्टम होगा, उसको कंडक्ट कराया जाए। फिर वो प्रोटेस्ट बढ़ता गया, उसमें पुलिस ने आके इंटरवेंशन कर दिया और बढ़िया धुनाई कर दी। अब ये सारी चीजों को कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? पूरे देश की जनता और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स। ठीक है, ये लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? एक बार रूल 267 को आप देखिए। रूल 267 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में ये एक रूल होता है। किसका? 267 रूल होता है राज्यसभा का, जो क्या करता है, राज्यसभा को अलाउ करता है टू मेंबर्स टू सीक सस्पेंशन ऑफ द डेज लिस्टेड बिजनेस। संसद में हर चीज पर डिस्कशन एक फ्रेमवर्क के अनुसार होता है, एक शेड्यूलिंग के अनुसार होता है। ऐसे नहीं जाओगे आप कुछ भी बोल दोगे, नहीं। वहां पे किसी चीज पे डिबेट होगी तो उसको पहले से शेड्यूल किया जा सकता है। तो रूल 267 क्या कहता है? अगर देश हित में कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसकी बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, मस्ट है, तो वो सारे जो काम हैं जिन पे शेड्यूलिंग की गई है कि आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो उनको एक दिन के लिए रोका जा सकता है। और उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन डिस्कशन होगा, उस दिन, मतलब जिस दिन डिस्कशन रोका जाएगा, उस दिन जो देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, मैटर ऑफ अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस, उस पर चर्चा होगी, सब्जेक्ट टू द चेयरमैन अप्रूवल। ठीक है, इसमें कंडीशन है। पहले क्या होगा? जो लिखित में चेयरमैन, चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का चेयरमैन होता है। पहले तो आप उसको नोटिस देंगे 267 हम आज लागू करना चाहते हैं। ठीक है, हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो उस मुद्दे को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। गॉट इट? तो क्या हुआ? उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, देखते हैं अपन न्यूज। Rule 267 of the Rules of Procedure conduct a business in the Council of State allow a Rajya Sabha members to seek suspension of the day's listed business for discussion on a matter of urgent national importance subject to a chairman's approval। ठीक है, ये हमने सारी चीज देख ली है। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, हैज कंप्लीटेड डिस्क्रिशन टू एडमिट और रिजेक्ट अ रूल 267 नोटिस। उसके हाथ में होता है कि उसको नोट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। एंड मेंबर्स डू नॉट हैव ऑटोमेटिक राइट टू सच अ डिस्कशन। मेंबर्स अपने आप खड़े होकर डिस्कशन नहीं कर सकते, जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वही उनको अलाउ करेगा। तो इस न्यूज में तो अपने समझ लिया 267 क्या होता है, कि न्यूज चर्चा में क्यों आई है। रूल 267 एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही एक बर्निंग इशू है। 22 से 23 जुलाई 2026 को ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, संतोष कुमार और सैयद नसीर हुसैन ने 267 रूल को इन्वोक किया और डिमांड करी किस पे डिस्कशन करने की। नीट यूजी 2026 जो पेपर लीक हुआ है, एग्जामिनेशन में जो रिफॉर्म्स लाने हैं उस पर बात करनी है, और जो पुलिस का एक्शन है अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्टर, उसको क्रिटिसाइज करते हुए उस पर डिस्कशन की मांग की है। रूल 267 डिफर्स फ्रॉम रूल 176। ठीक है, अब इसमें एक 166 76 भी रूल आता है। 176 रूल क्या होता है कि ये भी कोई अर्जेंट मुद्दा होगा जिस पे बात करनी है, तो इस तरीके का एक प्रस्ताव चेयरमैन के पास भेजा जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि
जो राज्यसभा की गतिविधि है, डे टू डे गतिविधि जिसपे चर्चा होनी है, शेड्यूलिंग है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ रूल 167 के तहत जो भी मुद्दा होगा उस पर भी बीच में बात हो जाएगी। रूल 267 में क्या होता है, एक ऐसा मुद्दा जो देश हित के लिए रहता है, अर्जेंसी में रहता है और इमरजेंसी होती है उस पर बात करने की, तो पूरे दिन उसी पे चर्चा होती है। जो शेड्यूलिंग होती है राज्यसभा की, जिसपे बात करनी होती है, उस पर बात नहीं होती। तो यहाँ पे तो क्या होगा, पूरे दिन का शेड्यूलिंग खत्म हो जाएगी और मेन इंपॉर्टेंट चीज पे बात होगी। और रूल 176 में क्या होगा, जो भी मुद्दा होगा उस पर बात होगी, साथ ही साथ जो राज्यसभा की शेड्यूलिंग होगी उस पर भी बात होगी। द लास्ट डिस्कशन एडमिटेड अंडर रूल 267, रूल 267 के अंतर्गत जो लास्ट डिस्कशन हुआ था वो कब हुआ था, नवंबर 2016 में। उस टाइम पे जो चेयरमैन कौन थे, मोहम्मद हामिद अंसारी। राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे, मोहम्मद हामिद अंसारी, उनके टाइम पे ये हुआ था। तो ये याद रखिएगा आप कि लास्ट टाइम जब रूल 267 लाया गया उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, ओ सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूज। किलाई बिकम्स तमिलनाडु फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज। जो पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए पूरी तैयारी के साथ एक गांव बनाया गया। वो तमिलनाडु का पहला कौन सा गांव है, किलाई बिकम, है ना। किलाई ऐसा पहला गांव है जो फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज बना है। किलाई विलेज इन कुडलर डिस्ट्रिक्ट का है, बिकम तमिलनाडु फर्स्ट फुली ऑपरेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज ऑन 22 जुलाई 2026 अंडर द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। स्टैटिक पोर्शन है, डायरेक्ट आपको गांव का नाम पूछा जाएगा तमिलनाडु का कि रिसेंटली ऐसा कौन सा तमिलनाडु का गांव है या फिर ऐसा कौन सा गांव है जो फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज बना है, तो उसका नाम आएगा आपका किलाई। ये लॉन्च हुआ था 2022-23 में क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसका एम क्या था, इसका एम था प्रोटेक्ट करना कोस्टल कम्युनिटीज को, जो समुद्री तट के आसपास कम्युनिटीज होती है, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु एक तटीय स्टेट है, यानी कि कोस्टल स्टेट है। इसलिए वहां पे क्या क्या आते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं कभी भी, जो सी लेवल का राइज हो जाता है, सैलाइन इंट्रूजन हो जाता है, खारे पानी का खारेपन का बढ़ाव हो जाता है, कोस्टल इरोजन होता है क्योंकि मृदा का अपरदन तो होता ही है ना, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इन सबको रोकने के लिए क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 2022-23 में ये प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है। इसका बजट कितना है, 230.15 लाख। प्रोजेक्ट रिस्टोर करेगा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑफ द बकिंगम कैनाल, एक कैनाल है बकिंगम कैनाल, उसको कवर करेगा, इंक्लूडिंग डेजिलिटिंग प्लास्टिक वेस्ट रिमूवल। ये सारी चीजें हटाई जाएगी, रिमूवल और ऑफ इनवेसिव प्रोस्पिस जूलिफोरा, एक तरीके की वनस्पति उसको हटाया जाएगा। ठीक है। अब हमने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी कि तटीय क्षेत्र में ये जो साइक्लोन आता है, मृदा का अपरदन होता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंग्रोव ट्रीज। तो वहां पे क्या करे गए हैं, 3,000 से ज्यादा नेटिव मैंग्रोव ट्रीज का सप्लाई उगाया गया है। मैंग्रोव ट्रीज कौन से होते हैं, जो पानी के ऊपर उनकी जड़ें होती है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया गया है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, सोलर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, सोलर ड्रायर्स भी लगाए गए हैं, सोलर पार्क भी बनाए गए हैं, सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। यानी कि सारी जो एनर्जी की सप्लाई किससे मानी जा रही है, सोलर से मानी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि जब चक्रवात आएगा या समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ेगा नीचे होगा, तो वहां पे जो पावर की सप्लाई है वो डायरेक्ट ना हो, इसलिए सोलर का वहां पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। द प्रोजेक्ट फंडेड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन एंड कॉर्पोरेट environmental responsibility serves as a model for climate adaptation, ecosystem restoration, renewable energy and sustainable coastal livelihood। इन सभी मोटिव को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल काम करता है। ठीक है। आज की लास्ट न्यूज देखते हैं अपन, जो कि वेरी स्टैटिक। अनुराग जैन अपॉइंटेड सीईओ नीति आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट, नीति आयोग क्या होता है, ऐसा आयोग जो देश के लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है। अनुराग जैन कौन है, 1989 के आईएएस बैच के ऑफिसर हैं, जो कि मध्य प्रदेश कैडर के थे, और इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ नीति आयोग। 2 साल का इनका टर्म रहेगा, 22 जुलाई को इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, यानी कि किसकी जगह ली है, BVR सुब्रमण्यम की। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक। ठीक है। पॉलिसीज यही बनती है, पॉलिसीज के बारे में यहाँ सोचा जाता है। यहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठ के, मिनिस्टर बैठ के क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं इंडिया के लाभ के लिए। स्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015,
इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015। ऐसा फिर पहले कौन सा पॉलिसी थिंक टैंक था? उससे पहले इंडिया में प्लानिंग कमीशन था। जब से ये एनडीए की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका काम चेंज कर दिया है। प्लानिंग कमीशन पहले कब से था? 1950 से ही था ये, जब से हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। 1950 से 2014 तक क्या रहा? हमारा प्लानिंग कमीशन रहा। उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया, जो क्या करता है? देश के भले के लिए पॉलिसी बनाता है और एक तरीके का थिंक टैंक है। जो सीईओ है वो क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेंगे नीति आयोग के, और कोऑर्डिनेट करेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन को, और सेंट्रल स्टेट का कॉपरेशन बना के इस सारी चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। किसके साथ करेंगे? जो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? सबसे पहले तो ये देखिए आप, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने सारी चीजें जान ली। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन आर वन अर्थ वन फ्यूचर, ऑप्शन बी एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन सी टुगेदर वी को क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद अभ्यस्त क्लासेस। कीप वॉचिंग।